बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत, इत्तेहादियों और अपोजिशन के गिले शिकवे जारी हैं क्योंकि हुकूमत जो है वो उसके साथ गिले शिकवे इत्तेहादी कर रहे हैं। इत्तेहादियों के शिकवों पर हुकूमत अबूर नहीं हासिल कर सकी। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसने बहुत हद तक नर्म रवैया अपनाए रखा कि जहाँ पे मुज़ाकरात के 2 सेशन हुए, 2 सेशंस के अंदर ये बात की गई कि आज़ादाना माहौल के अंदर जो है मुलाकात करवाई जाएगी। फिर बारहा उनका अडयाला जेल के दरवाजे तक जाना और आगे से जवाब नदारत। उसके बावजूद भी बैरिस्टर गौहर का आगे ये कह देना कि इन रिटर्न हम पहुंचा देंगे, हमें तीसरे सेशन में बैठने की इजाजत मिल चुकी है। और वहां पे सबसे पहला मुतालिबा ये अगर मान लिया जाए जुडिशल कमीशन के कयाम को अमल में लाने का, तो फिर मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो इस ज़मन के अंदर हुकूमत की तरजीहात क्या है, हुकूमत की पोजीशन इस वक्त क्या है? लेकिन हुकूमत के इस वक्त अपोजिशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात किसी और नौइयत के हैं। उनको ये लगता है कि ये बातें हमारे साथ भी कर रहे हैं और ये बातें कहीं और भी कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ हुकूमत के खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं? दोनों में फ़र्क है। अगर तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात का खातिमा करके सिर्फ बात इन्हीं से हो सकती है, या फिर उन्हें ये खदशात हैं कि हमारे साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, नतीजा कहीं और से निकल सकता है। तो इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी आने वाले दिनों के अंदर क्या होगी? दूसरी तरफ सदर मुस्लिम लीग नून जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पीर से अपनी सियासी सरगर्मियों का ऐलान कर चुके हैं। तो आया पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा मुतहर्रिक होना क्या इस बात का इशारा है कि अगला सेटअप कोई तब्दील होने वाला है? या फिर एक तरफ ये बात की जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तवज्जो अब ज्यादा पंजाब पे हो जाएगी, विफाक से ये सरफे नजर करेंगे। तो इसके पीछे क्या कहानी है, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हुकूमत को खदशात क्या है? इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि दरवाजे पे हमारे खड़े हैं लेकिन झांक कहीं और रहे हैं। क्या खदशा है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे खत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, अगर तो हुकूमत ये बात सोच रही है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात हमसे कर रही है और राब्ते किसी और से कर रही है, तो फिर आप इस हुकूमत के मुतल्लिक़ इतना ही कह दे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि अगर इस हुकूमत को अपने आप पे इतबार नहीं है, वैसे है नहीं इतबार, वैसे है नहीं इतबार, और ना इतबार है ना इनके पास इख्तियार है। इन दोनों में से कोई चीज भी इनके पास नहीं है। इख्तियार होता तो तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात करा देते कमेटी की, और अगर इनको अपने आप पे इतबार होता तो फिर इस मुज़ाकरात की टेबल को अब तक ये तीसरे चौथे पांचवें छठे राउंड तक ले गए होते, क्योंकि ये दोनों चीजें इनके पास नहीं है। तो इसलिए ये अब अक्सर ये ऐसी बातें करते हैं। अब आप आ जाए दूसरी बात पे कि अब इसी हुकूमत के अंदर इसी मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम शख्स जो है वो कल एक टीवी टॉक शो में ये कहते हैं कि इमरान खान को बनी गाला या किसी और मुकाम पर शिफ्ट किया जा सकता है, सिक्योरिटी वजूहात और उनकी सेहत की वजूहात। क्या इमरान खान ने कहा है कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए? क्या इमरान खान ने कहा है कि मेरी कमर में दर्द निकल आई है? क्या इमरान खान ने कहा है कि रात को मुझे शदीद सर्दी लगती है, मुझे किसी ऐसी जगह ले जाए जहां पर गर्म बिस्तर मिल जाए? क्या इमरान खान ने कहा है कि जनाब मैं इस जेल के अंदर नहीं रहना चाहता, मुझे किसी और जगह शिफ्ट कर दे? अगर तो ये बात इमरान खान ने नहीं कही, और अगर ये बात इमरान खान ने कही है तो किसको कही है वो बता दिया जाए। और अगर इमरान खान ने ये बात नहीं कही तो क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि इमरान खान को बनी गाला या किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं? और अगर ये इख्तियार है तो फिर ये भी इख्तियार होगा मुलाकात का भी। फिर इन दोनों चीजों में फर्क क्यों आ रहा है? फिर हुकूमत इससे भाग क्यों रही है? फिर हुकूमत इससे बिल्कुल किनारा कशी क्यों कर रही है? फिर हुकूमत टेबल क्यों नहीं सजा रही मुज़ाकरात का? तो इसमें बड़ी चीजें क्लियर वाज़ेह नजर आती है कि आज भी गेम ज़हन में रखिएगा, बानी तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूमती है। आज भी गेम बानी तहरीक इंसाफ के हाथ में है। आज भी सारा कुछ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हाथ में है। और जहां तक बात है कि हुकूमत के बस में है, यानी हुकूमत के बस में नहीं है, लेकिन हुकूमत को जहां से इख्तियारात मिलते हैं उन्होंने इख्तियारात दिए हुए हैं। अब हुकूमत के अंदर 2 ग्रुप बन चुके हैं। जो ताकतवर ग्रुप है वो इस कदर हैवी हो चुका है उन तमाम लोगों पर
जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हुए मुज़ाकरात इसलिए नहीं करते कि हुकूमत के अंदर बैठा एक ग्रुप उन्हें मुज़ाकरात करने की इजाज़त नहीं दे रहा। ये है फर्क। अच्छा राणा साहब, एक तरफ वो कहते हैं कि सिक्योरिटी की वजूहात पर ट्रायल जो है वो जेल के अंदर हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि जेल के बाहर की फ़ज़ा जो है वो उनके लिए साजगार नहीं है, सिक्योरिटी जेल के अंदर ही बेहतर है। दूसरी तरफ वो कहते हैं सिक्योरिटी की वजूहात के बिना के ऊपर बनी गाला ये कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। तो हुकूमत किस हद तक तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए बैठी? यार यासर साहब, चूंकि हुकूमत के मतलब तो आपको बताना चाहिए मुझे अंदर की खबर हुकूमत के पास थी, तो आप मुझे बताते, मुझे क्या पता हुकूमत किस। मैं तो आपको ये खबर दे सकता हूँ कि ये मनाना चाहते हैं, ये उसे वाकई बनी गाला भेजना चाहते हैं, ये वाकई उसे जमान पार्क भेजना चाहते हैं। वो किसी सूरत में बनी गाला या जमान पार्क जाने के लिए तैयार। मुझे एक बात बता दें, दावा किया गया कि बुशरा बीबी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तरदीद हो गई। दावा बहुत से लोगों ने बहुत से दावे किए, हर चीज की तरदीद हो गई है। अब असल गेम यह है कि बानी तहरीक इंसाफ किसी सूरत में जेल से बाहर नहीं आना चाहते उस वक्त तक जब तक वो कहते हैं कि जनाब हमारे मुतालबात पर अमल शुरू नहीं हो। अब जो उनके मुतालबात, उनमें कोई एक मुतालबा ऐसा नहीं है जो हुकूमत के कंट्रोल में ना हो। जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत लिख सकती है, ठीक है। उसके बाद कैदियों की रिहाई जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से तो वो क्या ही नहीं रहे, वो कह रहे जनाब आप सब इतनी मेहरबानी कर दें कि जिसमें रियासत जो है वो उस मुद्दई है वो अपना चलान पेश करे, मेरिट पर तफ्तीश करके चलान पेश करे, बेशक अपने वकील पेश करे, आप जो मर्जी बहस करे, लेकिन केसों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। अगर कोई बरी होता है उसे बरी होने दें, अगर किसी को सजा होती है वो अगली अदालत में चला जाएगा। वो तो बड़ी सिंपल सी चीज कर रहे हैं, वो ऐसा कहा ही नहीं रहे कि जिससे हुकूमत के कंधे पे कोई ऐसा बोझ आ जाए कि हुकूमत के जनाब हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये हमारे दायरा इख्तियार में ही नहीं है, ना हमारे बस में ये है। तो ऐसी चीज कोई उन्होंने दी नहीं, ना कोई ऐसी चीज है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो एक कोशिश हो रही है कि इमरान खान की मिथ तोड़ दी जाए, या इमरान खान का जो एक कद बन गया है, या इमरान खान जो जिस चीज में है कि 1.5 साल या ज्यादा अरसे में वो इमरान खान को नहीं तोड़ सके, इमरान खान को तोड़ दिया जाए बनी गाला या किसी कहीं बेचकर ये तासर दिया जाए कि इमरान खान ने अपने लिए सौदेबाजी कर ली। वो किसी सूरत में इस पर राजी नहीं होगा। कौन सी सिक्योरिटी, जेल से ज्यादा सिक्योरिटी कहां पे होगी, जिसके लिए कई गेट क्रॉस करने पड़ते हैं। इमरान खान से जो मुलाकात करने जाता है वो एक कागज और पेंसिल साथ लेकर नहीं जा सकता, तो उसकी बारक तक कोई पहुंच सकेगा? अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि ये जो पार्टी के अंदर शेर अफजल खान मरवत सेक्रेटरी जनरल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिसकी मजम्मतें बहुत सी जगहों से आ गई हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी कह दिया कि इस वक्त एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल मैं हूं, मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा, ये क्या वजह है? बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है जी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई इससे इख्तलाफ करे कोई ना करे, मैं तो माजी को देखता हूँ और माजी में होने वाले वाकयात को देखता हूँ, उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप गौर करें कि शेर अफजल मरवत साहब की एंट्री और उसके बाद उनकी मीडिया में कवरेज, फिर उसके बाद उनको हीरो बनाया गया, फिर एक इलेक्शन 8 फरवरी के हुए, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फिर हीरो बनाया गया, फिर उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूं जो तहरीक इंसाफ को लेकर चलता हूं। ये उनके बयानात हैं। 3-4 दफा उन्होंने ऐसी चीजें की जिस पर उन पार्टी ने उनको बिल्कुल आउट किया। फिर खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद खान साहब ने इस्लामाबाद में जो एक मार्च था उसकी जिम्मेदारी उनके हवाले की गई। इन सारी चीजों के बाद किसी एक चीज में जो उसकी जिम्मेदारी दी गई वो पूरी नहीं उतरी हुई। मेरे पास इतला है जिस पर पीटीआई अगर इंकार करती है तो आने वाले वक्त में इस पर इकरार भी कर लेगी। मेरे पास इतना यह है कि बहुत पहले ये तैयार किया गया था, किसी को तैयार किया जाता है, शायद उसको ना पता हो कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग उसे तैयार करते हैं ताकि बानी तहरीक इंसाफ का एक मुतबादल तैयार किया जा सके। कई लोगों को इसके लिए तैयार किया गया था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर वो लोग किस तरह रद्दी की टोकरी हो गए, किस तरह वो लोग जो है वो खत्म हो गए, तो ये भी एक तैयार किया गया था। और तैयार करने के बाद जब देखा इस पे कामयाबी नहीं मिली, फिर वो पार्टी के अंदर इन हुए, पार्टी के अंदर सारा कुछ हुआ। अब फिर उनकी तनकीद जो है, उनकी ऐसी जो चीजें हैं
ये इससे वाज़े तौर पे नजर आता है। जज्बाती होना ये होता है, जज्बाती मन कि जनाब आप सब सोए हुए हैं, आपने अभी तक कायद को नहीं जगाया, कायद को नहीं छुड़ाया, इमरान खान को नहीं छुड़ाया। ये जज्बाती मन समझ आता है जी इमरान खान से इसकी मोहब्बत है। लेकिन ये क्या कि आप इमरान खान पर भी तनकीद करें, आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से बात भी करें, और जब दिल चाहे आपका, जिस पर चाहे दिल आपका, आप उस पर तनकीद भी करते। तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ जज्बात में नहीं कर रहे, प्री प्लान कर रहे हैं। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये सब कुछ प्री प्लान हो रहा है, लेकिन इस बात को लोगों को ज़हन नशीन करना होगा। और ये एक मुसलमान हकीकत है कि तहरीके इंसाफ इमरान खान का नाम है, इमरान खान के नाम पर वोट मिलता है, इमरान खान के नाम पर लोग वोट लेकर आए हैं। इंतहाबी निशान चारपाई से लेकर चिमटा, पेंसिल से लेकर हवाई जहाज, कोई भी इंतहाबी, यानी पीटीआई के अंदर की जो सियासत है वो सिर्फ इमरान खान के नाम पर ही है, और इमरान खान के नाम के बगैर वो पीटीआई के अंदर की सियासत जो है वो माइनस है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के सीएम शेख रोहेल असगर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो चीज़ है, एक तरफ बात यह आती है कि मैंडेट सारा उस हुकूमती कमेटी के पास मौजूद है, जो हुकूमती कमेटी मुलाकात के लिए भी इंदिया दे चुकी थी, उसकी पेशकश भी कर चुकी थी, लेकिन मुलाकात के लिए अब मुनासिब या आज़ादाना माहौल फराहम ना किए जाने के ऊपर बेशुमार सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या हुकूमती कमेटी के पास इख्तियारात महदूद हो चुके हैं, या फिर हुकूमती कमेटी को इशारे कुछ और दिखाई दे चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें यह लगता है कि मुज़ाकरात का आगे बढ़ना उनके लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कुछ स्टेक के ऊपर मौजूद है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर कश्तियां जला के इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद है कि चलें मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होंगे तो फिर उसके कुछ और नताइज देख लिए जाएंगे। अब इस मंजरनामे पर बात करेंगे, पाकिस्तान के सियासी और माशी मंजरनामे बिलखुसूस, और विफाक की हुकूमत की इस वक्त जो दराड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वजह होती दिखाई दे रही है, उसके ऊपर बात की जाएगी। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख रोहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रोहेल साहब, क्या समझते हैं सर कि 2 अदवार चल गए मुज़ाकरात के, मुलाकात नहीं करवाई जा सकी, अब कल कहा गया कि जी वो आज़ादाना माहौल मांगते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक आज़ादाना माहौल जो है वो फराहम नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कोई रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो क्या हुकूमत ये रास्ता ढूंढना ही नहीं चाह रही, या उसके लिए तमाम रास्ते बंद हैं? वैसे तो आपके इंतहाई मशकूर हूं आपका, आपने मुझे याद कर लिया। आपके 4-5 सवाल हैं इकट्ठे, और बुनियादी तौर पे जो आपका सवाल जिस पे घूम रहा है वो है मुज़ाकरात। जी, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के लिए कोई एजेंडा होता है। अब एजेंडे की जो शिक है हुकूमत की तरफ से, वो आपको पता होगा, मुझे बता दीजिए, और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एजेंडे की जो शिक है वो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको बता सकूंगा कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो किस बुनियाद पे किए जा रहे हैं। सर, हुकूमत की तरफ से तो ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत किसी की रिहाई अमल में नहीं आ सकती, जो मामलात अदालतों के हैं वो अदालतें देखेंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूदा स्टैंस ये है कि अगर इस नशिस्त के अंदर, जो तीसरी नशिस्त है, जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान या उसका वादा हुकूमत कर देती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। अच्छा, मैं आपसे जरा मजाक बात कर रहा था, पता तो मुझे था। सही। अब देखिए, अब हुकूमत के पास कोई जुडिशियल ऑर्डर्स करने की ताकत नहीं है, ना ही उनके पास कोई इख्तियार है, ना वो सुप्रीम कोर्ट है, ना वो हाई कोर्ट है, ना ही वो कोई ट्रायल कोर्ट है। ये जो भी करना है ये तो आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा ना। आप किसी अदालत में जाइए, कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जैसे माजी में आपको वहां पे फैसिलिटेशन होती रही है, जाइए, जाके अपना मौका बयान कीजिए और उस पर आप देखिए आपको क्या वहां पे मिलता है, रिलीफ मिलता है। हुकूमत इस पर कुछ नहीं कर सकती। अब दूसरा जो बुनियादी बात है वो है आपका जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन आपने किस चीज पे बनाना है? 9 मई पे
और 26 गालबन नवंबर में। अब आपने ये ऐलान कर दिया तहरीक इंसाफ ने कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में ये जुडिशल कमीशन काम करे और वो इस पे अपना राय दे। इसमें 2 चीजें आप नोट कर लीजिए, आपके शायद मेरी बात गलत हो। पहली बात तो ये है कि उसका स्टेक होल्डर कौन है? क्या हुकूमत उसकी स्टेक होल्डर है? क्या हुकूमत की किसी इमलाक को नुकसान पहुंचा? क्या हुकूमत के किसी ऐसी जगह को मज़ाक बनाया गया, दुनिया में उसको मज़ाक किया गया और उसकी तस्दीक की गई? मेरे ख्याल में हुकूमत का तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। और जिनका स्टेक है, क्या वो ऑन बोर्ड है? क्या आपने उनसे इस बात का कोई इंदिया लिया? आपने उनसे इजाजत ले ली कि जी चूंकि आपके अदारे की तस्दीक की गई, आपके अदारे को नुकसान पहुंचाया गया, आपकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, आपके और बहुत सारे ओहदों को नुकसान पहुंचाया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, काफी दफा कह चुका हूँ कि अगर तो आपने उनको ऑन बोर्ड लिया होता तो फिर वो जो 80 लोगों को सजाएं हुई हैं वो जरा थोड़ी देर के लिए मौखर कर दी जाती। भाई आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, हो सकता है इस पे कोई ना कोई कल को कोई इसका डिसीजन आ जाए तो फिर वो बड़ी बात खराब हो जाएगी ना। अब इसमें 2 चीजें इसमें आप नोट कर लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठ के, मोअज़्ज़ज़ जजेस बैठ के ये फैसला करते हैं कि ये वाकया हुआ और इस वाकया में लोग मुलव्वस थे, तो फिर आप जब दोबारा उनकी सजाओं के खिलाफ अपील में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं या कहीं भी जाएंगे, तो जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस ने फैसला दे दिया, फिर आपको रिलीफ कहां से मिले? ये बड़ा एक अजीब सा सवाल है जो मेरे ज़हन में दोहराता फिर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको गुजारिश कर दूं कि तहरीक इंसाफ ने अपना जो मौक़िफ़ है उसको बहुत कमजोर कर, सियासी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे। बड़ा एक हवा बना हुआ था, एक बड़ा प्रेशर था गवर्नमेंट पे। लेकिन ये जो नवंबर में जो उन्होंने एक एपिसोड किया ना, उससे वो सारे का सारा जमीन बोस हो गया। एक पता नहीं, मैं नहीं समझता हुकूमत क्यों ऐसा सोच रही है, क्यों ऐसा कर रही है। कमजोर लोगों के साथ कौन मुज़ाकरात करता है यार? तो आप तो अब बहुत कमजोर विकेट में, आपने तो अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया था और फिर उसका नतीजा भी कोई नहीं निकला। और आपने कहा है कि हुकूमत पीटीआई बहुत कमजोर पोजीशन पे है, हुकूमत को भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत खुद मुज़ाकरात कर रही है? मेरा अपना ख्याल यही है, मेरा ख्याल यही है कि ये हुकूमत का अपना फैसला है, जो थोड़े अरसे के बाद वो फैसला जो है ना कहीं ये मुज़ाकरात जो है तब्दील का शिकार होंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाए। मैं इस बारे में और भी कह सकूं, शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, जब किसी चीज को, जब किसी मामले को, जब किसी इशू को आपने खटाई में डालना होता है ना, उस पर आप कमेटियां बनाते हैं, कमेटियां बातें करती हैं, कमेटियां मिलती हैं, डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद डेडलॉक होता है, फिर उसके बाद आप पूछने चले जाते हैं अपने रहनुमाओं से। तो मेरा ये ख्याल था कि अगर आपने वाकई कोई ऐसे करने हैं मुज़ाकरात, तो तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो 4 शख्सियात की मुश्तमिल एक कमेटी बना देते, जिसमें नवाज शरीफ साहब होते, आसिफ ज़रदारी साहब होते, फजल रहमान साहब होते और किबला मोहतरम अल्लामा इमरान खान साहब उसमें शामिल होते।
तो ये 4 बंदे ऐसे थे जो हर किसी बात का फैसला एट स्पॉट कर सके कि हमने ये करना या हमने ये नहीं करना, खत्म हो जाता। अब कितने मेरे ख्याल काफी दिन हो गए ना ये कमेटी खेलते हुए। तो अब कमेटियां रोज आपकी, मैं सुनता हूँ आपके कई बोल रहे होते हैं कि जी आज तोतल का शिकार हो गया, आज दोबारा फिर मीटिंग होगी, नहीं अब आइंदा फिर मीटिंग होगी, फिर उसके बाद फिर मीटिंग होगी, फिर उसके बाद फिर तोतल हो गया, फिर ये चलता रहेगा। बजाय इस तरह चलाने के, वक्त का ज़िया करने के और अपने काम से नजर हटा के, जो आपका काम है, हुकूमत का काम तो ये है ना कि मुल्क और कौम की खिदमत करें। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को अगर आप सीरियस वाकई संजीदगी से लेते तो मैंने तो आपको अर्ज कर दिया कि ये लोग होते और मामला जो था वो कहीं ना कहीं इस वक्त तक किनारे लग चुका। शेख साहब आपके ज़हन में क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। सही। शेख साहब आपको याद होगा एक वक्त में मरीम नवाज साहिबा आपके हलके में आई थी, स्टेज पे आप खड़े थे, उसके बाद आप हमारे प्रोग्राम में भी आए थे और मैंने तज़किरा उसका किया था। आपने खान साहब को मुखातिब करके ये कहा था कि अगर आपकी बेटी होती तो आपको पता होता कि बेटियों से किस तरीके से मुखातिब होते हैं। तो हमने भी उस दिन आपसे इसका तज़किरा किया, लेकिन ये मरीम नवाज साहिबा ने कल गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जानवरों का इलाज कर रहे हैं, सिर्फ जानवरों का ही नहीं बल्कि जो सियासी जमातों की बीमारियां हैं उनका भी इलाज करेंगे। तो वो सियासी जमातों के लोगों को जानवरों से तशबीह देना, क्या ये सियासी अखलाक के मुनासिब है? मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आदमी को, या कोई भी हो, मेरे जैसा शख्स हो, चलिए मेरे जैसा नालायक शख्स हो तो बात समझ आ जाती है, गंदे अल्फाज या अच्छे अल्फाज जुबान से निकल जाते हैं, बुरे अल्फाज निकल जाते हैं, अच्छे तो गलत कह रहा हूँ, बुरे अल्फाज निकल जाते हैं, कुछ खातिब करते हुए मैं कुछ गलत बयानी कर देता हूँ, गलत बात कर देता हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बोलने से पहले आपको अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करना चाहिए। मुझे याद है एक दफ़ा बिलावल साहब ने कहा था कि जो बूढ़े लोग हैं उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था बेटा ये फैसला अपने घर में पहले कर लो, फिर बाद में हमें मशवरा देना। तो बूढ़ों में मैं भी शामिल था, लाजमी बात है मुझे भी उन्होंने ये मशवरा दिया था। तो अब जो मशवरा आपका ये है वो तो मेरे पे भी इतलाक होता है ना, मैं भी तो सियासतदान ही हूँ, या सियासतदान तो नहीं हूँ लेकिन छोटा मोटा कहीं ना कहीं कोई काम तो करता ही हूँ सियासत का। तो ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं। अब उन्होंने किस पैराए में ये बात की है, क्यों की है, किसको मुखातिब करना चाह रही है, किसके लिए कहना चाह रही है, अब ये मैं नहीं समझता। ये वैसे तो मेरा ख्याल है इंसान को इंसान ही रहने दीजिए, मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है। चलिए अच्छे इंसान भी हैं, बुरे इंसान भी हैं। शेख साहब राना सनाउल्लाह साहब पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, सुमादार भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है कि हम हो सकता है कि इमरान खान को बनी गाला या किसी और मुकाम पर शिफ्ट कर दे, सिक्योरिटी और सेहत, ये वजूहात उन्होंने इसमें रखी हैं। अब आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिएगा कि 1.5 साल में तो सिक्योरिटी या कोई चीज नहीं है, अगर जेल के अंदर सिक्योरिटी नहीं है तो क्या बनी गाला या किसी और जगह सिक्योरिटी हो सकती है? ये कोई डील है या कोई सहूलत है? असल हकीकत है कि इसकी क्लैरिफिकेशन या इसकी ताबीर या इसका बयान तो राना सनाउल्लाह साहब ने, बड़े माशाल्लाह बड़े जीज़क आदमी है, बड़े पढ़े लिखे और बड़े समझदार हैं। मैं तो उनका खैर शरीफ भी नहीं, इनके करीब भी नहीं आता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक मिसाल कायम कर देंगे, फिर हर किसी के प्रोग्रेटिव होगा फिर उसका कि वो जाके आपको एक एप्लीकेशन देगा कि जनाब मेरी सेहत खराब है तो मुझे आप अपने मेरे घर में अब आप सब जेल करा दीजिए। मुझे याद है कि मैं 85 में जेल में था और जब मैं प्रोडक्शन ऑर्डर, इट वाज द फर्स्ट पहला पाकिस्तान का प्रोडक्शन ऑर्डर था जो इस वकील के लिए हुआ था,
तो मैं वहाँ जेल, पुरानी जेल हुआ करती थी पिंडी में, वहीं पे मेरा क्याम था। तो लोग मुझसे पूछते थे कि कहाँ ठहरे, तो मैं ये कहता था मैं शेरेटन में ठहरा हूँ। तो शेरेटन तो मैं इसलिए कहता था कि सुबह का नाश्ता मुफ्त, दोपहर की रोटी मुफ्त, शाम की रोटी मुफ्त, और उसके बाद आपकी जो सिक्योरिटी है वो भी मुफ्त। असल में मेरा अपना ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, इमरान को यह समझाना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना सब कुछ खो बैठे। क्योंकि आज बड़े फख्र से लोग उनके ये कहते हैं कि देखें कैसे डट के खड़ा है, तो फिर वो खड़ा तो ना रहेगा, वो तो लेट जाएगा। बनी गाला जाता है या कहीं और भी जाता है, तो इसका मतलब है कि इमरान साहब लेट गए। मैं तो खुदा न खास्ता ये नहीं कहता कि वो मुनासिब समझते जरूर जाए बनी गाला, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन उनका मौका बड़ा कमजोर हो जाएगा। मेरा अपना ख्याल कि जिस नेच पे वो अपने आप को ले गए थे, अपनी जमात को ले गए हैं, अपनी उस सोच को ले गए हैं, तो फिर बिल्कुल नीचे चले जाए। और मैंने पहले भी आपको कहा कि इस वक्त हुकूमत जो है इस बेटर ऑफ, उनका एक 1 स्टेप हाई है, और इसके बाद तो फिर मेरे ख्याल में शायद हुकूमत पकड़ी नहीं जाएगी। चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो, चाहे जितना मर्जी मुश्किलात हो, लोग परेशान हो, तो आप सिंगल हॉर्स कोई मुकाबला ही नहीं है। सर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त एक इकदाम उठाया जा रहा है, हमने 2-3 दिन उस पर बड़ी बहस की, पास्को का इदारा बंद करने की बातें हुई। एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है किसानों का बुरा हाल कर दिया, हुकूमत की नज़र में नफरत दिखाई देती है किसानों के लिए। दूसरी तरफ वज़ीर आला कहती हैं कि जी किसान खुशहाल हो रहा है तो मैं सुकून से सो रही हूँ। अब पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए पास्को को बंद करने का फैसला किया गया है। मईशत के इशारे हुकूमत कहती है बेहतरी की तरफ गामजन है। ये इकदामात अगर मुस्बत हैं तो माजी में क्यों नहीं किए गए, और अगर मुस्बत नहीं है तो अब ज़रूरत क्यों पेश आ रही? फिर कब थोड़ा ऐसे के बाद हम किसी और नाम से कुछ और शुरू करेंगे जरूर। वैसे ये लिख के रख लीजिए मेरी बात, हमारी तारीख यही है। हम एक अदारा बंद कर देते हैं, उस अदारे को बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद समझ आती है, फिर कोई और ब्यूरोक्रेट आता है, वो हमें एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर दिखाता है, हम फौरन उसकी बात मान जाते हैं। हम समझते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा जीरक आदमी, बड़ा लायक आदमी है, तो ये जो बात कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तो फिर वो आपको इसी बात पे लगा देगा। जैसे आपने देख लिया ना, वो मुझे याद है कि वो ऑरेंज ट्रेन नहीं, उससे पहले जो वो क्या बस चली हुई है, मेट्रो बस, लाल रंग की बस नहीं चली, मुझे नाम भी याद नहीं सर, मेट्रो बस, अल्लाह आपका भला करे। उस पर मुझे शहबाज ने मुझे पूछा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। मैंने हंस के यही कहा था कि मियां साहब एक वक्त ही है हमारे पास, वो भी आप छीन रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा वहां से पहुंच के शिदरे 20 मिनट में या आधे घंटे में क्या करेगा? घर से उसने अपने वक्त पे जाना। और आपको पता है कितनी सब्सिडी देते हैं, अब सब्सिडी भी दे रहे हैं उस पे, मेट्रो बस पे भी और ट्रेन पे भी। ऐसे हुकूमतें कैसे चलती हैं? आप इधर से लोगों से पैसा निकालते हैं, उधर आप डाल देते हैं। तो ये पास्को बंद कर दीजिए, पास्को के बाद कोई और अदारे का नाम सोच के रखें, आपको कोई और आएगा फिर वो नई चीज बना देगा। जहां तक बात है किसानों की, तो आपने पीछे दिन में देखा था ना वो गंदम का जो हाल हुआ था जी, उस पर फौरी पॉलिसी बनानी चाहिए। मैंने कहता रहेगा कौन सुनता है हमारे, मतलब हम गुजरा वकल हूं मैं, मेरी कौन सुनता। मैंने उससे भी मैं ये कहता रहा कि खुदा के बंदो इनको इजाजत दे दो, ये अपने जहां पे भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गंदम अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, जिस प्राइस पे भी एक्सपोर्ट करते हैं, बजाय इसके कि ये गलियों बाजारों में सड़कों पे या खिलानों में ये रुड़ती फिरे और आग लगाई जाए। बेचारे जो भी पैसा आएगा खा लेंगे, आपको भी फॉरेन चेंज मिल जाएगा और दूर भेजने की जरूरत भी नहीं थी, आपके पड़ोस में था। अफगानिस्तान वैसे तो स्मगल होकर सब कुछ चला जाता है, लेकिन ऑफिशियली चली जाती। ये
फौरी तौर पे इकदाम करने वाले होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब क्यों कह रहे हैं किसान जो है वो इनके निशाने पे है, या मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो फैसले हैं वो अगर जल्द कर दिए जाए तो उसके इम्पैक्ट जल्दी पड़ जाता है, उसका बेहतर इम्पैक्ट आता है। अच्छा शेख साहब, अभी आपने कहा कि बीमारी का बहाना या कोई और चीज करके जाने से बिल्कुल इंसान की पोजीशन, सियासी लीडर की पोजीशन खराब होती है। इमरान खान ने स्टैंड लिया हुआ है। मियां साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे तो सारी दुनिया को पता था मियां साहब को के प्लेटलेट्स किस तरह कम हुए, और मियां साहब जहाज में बैठते ही उनके प्लेटलेट्स किस तरह पूरे हो गए। तो क्या मियां साहब वो डील पे गए थे या मियां साहब कुछ और मामला तय करके गए थे? ये तो आपको इमरान बता सकता, क्योंकि इमरान की हुकूमत थी और इमरान साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। वो तो उनका एसी उतरवाना चाहते थे, फिर उन्होंने एसी तो उतरवाया ना, या उतरवाया मुझे नहीं पता। जलसा आम में उन्होंने कहा था वापस जाके पहला काम करूंगा, एसी उतार दूंगा। ये मैंने आपको पहले भी अर्ज किया ना कि बात करने से पहले सोचना चाहिए, कल को आपके पास भी ये वक्त आ सकते, और फिर आया आपके सामने वक्त आया ना, फिर वो गर्मी भी लगी, फिर एसी का भी तकादा किया गया, फिर एक्सरसाइज का भी तकादा किया गया। तो ये जो आपने जो बात की ना मियां साहब के जाने की या मियां साहब क्रेडिट्स की, वो तो सारी की सारी आपको पता ही होगा। उस वक्त जो इनकी जो सूबाई वजीर थी उसकी सेहत की, उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान दिया था कि वाकई बहुत जरूरी है, बहुत जेन्युइन मामला है, तो हालात खराब है। वफाक भी उस वक्त खामोश था। अब क्या हुआ, ये हो सकता है किसी वक्त मंजर आम पे आ जाए अगर ऐसी कोई बात थी, लेकिन इसमें जो बेहतर जवाब दे सकता है ना, वो उसका नाम इमरान अहमद खान है। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, आखिरी सवाल, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हल्की फुल्की नोक झोंक से बमबारी की तरफ जा रही है PMLN के ऊपर कि हम शरीके जुर्म नहीं है, शरीके इक़्तिदार हैं, क्या ये किसी चीज़ के हुसूल के लिए सब कुछ चल रहा है, या फिर वो ये समझते हैं कि हुकूमत इनसे संभाली नहीं गई, बार हमारे कंधों पे? बात यह है कि एक बात जेल में रखें, सियासत के सीने में दिल में था, और सियासत बड़ी नामराद चीज है यार। ये किसी रिश्ते को, किसी तल्लुक को, किसी भी चीज को ये नहीं देखती, ये सिर्फ अपने जो फायदा होता है उसको देखते हैं। हो सकता है बिलावल साहब महसूस कर रहे हो कि भाई इनसे क्योंकि हुकूमत चल नहीं रही या बहुत सारी मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात का सामना ये कर पा नहीं रहे, तो बिलावल साहब शायद हो सकता है ये सोच रहे हो कि अगली दफा मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, और वज़ीर आज़म बनने के बाद शायद वो हो सकता है कि वो समझते हो कि वो इन सारे मामला को सुलझालेंगे। और तो वैसे गैर मंतकी सा है पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का जो इलाका है ना, मैं तो पहले भी जब हुआ था ना PDM क्या थी, मैंने तब भी ये कहा, तो मैं हुकूमत में था, मैंने तब भी कहा था, मेरा गैर फिक्री सा, गैर मंतकी सा, गैर सियासी इत्तेहाद है, उनकी सोच और है, इनकी सोच कुछ और है, मतलब दोनों की दाएं और बाएं वाली चीजें हैं। और वो आपने फिर देखा होगा कि वही हुआ, थोड़े ऐसे के बाद फिर आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए। आपस में इख्तलाफात तो शुरू, अब उन्होंने बड़ा सियाना काम, जी अब तो बड़ा सियाना काम किया उन्होंने। अब तो सियाना काम इसलिए कि जितने सेरेमोनियल किस्म के थे ना, अपना वो आप कॉन्स्टिट्यूशन तो कह सकते हैं, लेकिन सेरेमोनियल किस्म के ओहदे सारे उन्होंने अपने पास रख लिए। जैसे डिप्टी स्पीकर अपने पास रख लिया कौमी असेंबली का, सूबे में भी ऐसे ही गवर्नर अपने रख लिए, प्रेसिडेंट अपना रख लिया, ताकि कहीं उनके काम जो है वो ना कहीं रुके और उनका एक पूरा पंजा गड़ा रहे, और फिर आंखें भी दिखाते रहे और आंखें दिखा रहे। ये तो मुस्लिम लीग नहीं कर सकती थी ऐसे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा दाव खेला उस मौके के ऊपर, और गैर मंतकी और इस वक्त गैर सियासी, लेकिन बात वही है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता।
तो फिर बाज़ औक़ात आपको कुछ ऐसे भी इक़दाम देखने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया शेख रुहैल असगर साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक बुनियादी जुज़ जिसे ये तस्वीर दी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की मुज़ाकराती टीम जो है वो इन रिटर्न अपने मुज़ाकरात देने को तैयार नहीं है। उसकी वजूहात यानी तौजीहात ये बयान की गई कि ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं ज़बानी, ताकि कल को उससे इनकार किया जा सके। फिर सूरत हाल ये बनी कि मुलाकात भी ना हो सकी मुज़ाकराती टीम की, लेकिन जो वकला की हुई या चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की हुई, तो उन्होंने आके इस बात का इंदिया और इशारा दे दिया कि इन रिटर्न में हम जो है वो लिखने को तैयार हो चुके हैं और वो तमाम मुतालिबात इन रिटर्न हुकूमत के सामने पेश कर दिए जाएंगे। अब हुकूमत के पास इस बात का जवाब क्या है कि मुलाकात क्यों ना करवाई जा सकी। अब तीसरे सेशन के लिए अगर ये इन रिटर्न पहले ही दे देंगे तो तीसरे सेशन में रुकावट क्या है, और तीसरे सेशन में अगर जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी नहीं दी जाती तो फिर अगले सेशन के लिए मंजरनामा क्या होगा। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ये बताइएगा कि अब जब इन रिटर्न देने की यकीन दहानी करवा दी गई हुकूमत को, तो क्या इन रिटर्न दिया जा चुका है या फिर तीसरे मुज़ाकराती सेशन में ही दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, रिटर्न देना ना देना ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये तो असल जो मामला तय हुआ था वो ये कि जी एक मीटिंग के बाद जो अब फौरन इमरान खान के साथ आपकी मुलाकात कराई जाएगी, ताकि जो चीज़ें यहाँ डिस्कस हुई है उनके वो ऑन बोर्ड लिए जाएं, और वहाँ पे ये बाद में ये ना हो कि जी मुज़ाकराती कमेटी कुछ और कहे, इमरान खान कुछ और कहे। तो इसलिए ये जो बीच में जो तज़ाद था इस ख़त्म करने के लिए कमेटी ने कहा कि जो हमें सिर्फ इतना मौका दिया जाए कि हम ये सारी चीज़ें वहाँ भी डिस्कस किया करें, ताकि अगले उसमें हम आए तो हम आपको सही पिक्चर दें, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ सकें। और आपने देखा कि इमरान खान के अंदर कितनी लचक है, कितनी लचक उन्होंने दिखाई कि इसके बावजूद कि कमेटी को नहीं मिलाया गया। उनको पता भी नहीं है कि कमेटी ने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी, आप मिल लें, मुज़ाकरात कर लें। तो तीसरे दौर का जब होगा उसके बाद, और हो सकता है कमेटी दे भी दे, लिख के भी दे दे। उन्होंने तो कहा है कि हम दे दें, इमरान खान ने कहा इससे कोई मसला नहीं है। अब ये कि हुकूमत खौफजदा है या पता नहीं क्या मसला है उसका, कि चीज़ों से थोड़े थोड़े बैकफुट पे जा रही है। अब अल्लाह जाने कि इनको किस चीज़ का खदशा है, क्या डर है। जब मुज़ाकरात होने तो फ़ायदा तो हुकूमत का भी है और मुल्क का भी है। आप देखें कितनी मुश्किलात है इस वक्त। ये तो कह रहे हैं कि जी हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जब ग्रोथ रेट को हम देखते हैं, मसाइल को देखते हैं, तो उनमें तो 1 रुपए का भी आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला है, और चीज़ें भी उसी तरह महंगी चल रही हैं। तो इन्होंने क्या किया है इस मुल्क के अंदर? अपोजिशन, मैं समझता हूँ कि ऊपर तो एक बहुत बड़ा बोझ ये भी है, ये हुकूमत खुद एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो नहीं है, ना अपना नाम अच्छा कर सकी, नाम अच्छा कर सकी। जो कुछ भी किया है वो उलट हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखें, सिर्फ इक़्तिदार के लिए ही अगर इन्होंने सारे मामलात को चलाना है तो फिर ठीक है। अगर इक़्तिदार से हटकर अगर मुल्क का भी सोचा जाए कि मईशत को कैसे बेहतर किया जाए। आप उड़ान पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और एक नई होप दे रहे हैं आवाम को, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, लेकिन आप ये सारा पैसा लाएंगे कहाँ से, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, ये भी तो जरा देखें ना। एहसासी इस्तेकाम नहीं होगा तो फिर लोग शौकत भाई, ये सारी चीजें तो हो गई। हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसको जरा साइड पे रख देते हैं, मुज़ाकरात को साइड रख देते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर हर दूसरा फड्डा शेर अफजल मरवत साहब का ही क्यों होता है? क्या वो किसी के पे रोल पे है, या वो जज्बाती है, या वो कोई बड़ी अहम मौजूदारी चाहते हैं? शेर अफजल मरवत जो है ना, वैसे मेरे पास सारी इत्तला है, मैं चाहता हूं कुछ आप भी बता दें। मेरे तो क्लास फेलो है शेर अफजल मरवत, और थोड़े से जज्बाती है, और ये अभी से नहीं, ये उस क्लास फेलो के जमाने से ये जज्बाती है।
और कभी कभी जो है ना बस लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको मैंने जब भी मैं मिलता हूँ तो मैंने हमेशा इनको यही कहा है कि भाईजान थोड़ा सा वो करें, ये पीटीआई है, तहरीक इंसाफ में किसी का आना किसी का जाना कोई मानी नहीं रखता है, वोट इमरान खान का है, ये जहन में रख ले सारे लोग। यानी आप ये समझते हैं शौकत साहब, आप ये समझते हैं जैसे वो राना साहब पूछ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि वो किसी की ईमा के ऊपर नहीं कर रहे, बस जज्बाती हैं, उनसे हो जाता है? मुझे तो लगता है जज्बाती है, किसी के ईमा पे मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो कोई वो एजेंसी तो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैं उसको जानता हूँ तो चूंकि खान साहब ने तो लफ्ज इस्तेमाल कर लिया कि इन्फिल्ट्रेशन है, लेकिन वो शायद उनको जिस तरीके से बताया जाता है, क्योंकि खान तो खुद नहीं देख पा रहे ना बाहर से सूरत हाल को, तो उनको जिस तरह बताया जाता है वो उसी तरह फिर रिएक्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा जज्बाती है और जिद्दी भी है। तो मैं अगेन ये कहूँगा, मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट की है पार्टी लीडरशिप के साथ कि देखें ये चीज़ें मीडिया से आने से पहले और फिर इमरान खान तक क्यों बात पहुंची, आप खुद को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, फौरन उसी पे वो करना चाहिए था, दोनों को बुलाना चाहिए था। तो ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, इसलिए कि पार्टी बहुत बड़ी हो गई, अब बहुत सारे नए लोग भी आ गए हैं, उनको ये पता भी नहीं है कि पार्टी किस लिए बनी थी, इसका असास क्या है, बेस क्या है इसका। हम तो 96 हैं, मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है, लेकिन मैंने कभी ओहदे का डिमांड भी नहीं किया है, मुझे कोर कमेटी में नहीं डाला, जबकि मेरे से बाद में आने वाले लोग कोर कमेटी में हैं। मैंने कभी गिला नहीं किया पार्टी से कि मुझे कोर कमेटी में क्यों नहीं डाला है। तो देखें, हमने तो इस मुल्क के लिए काम करना है और पार्टी के लिए काम करना है, तो ये ओहदे तो कोई माने ही नहीं रखते हैं। ओहदों के साथ लेके हम क्या करेंगे, अपने साथ एक और बर्डन फिराएंगे। बगैर ओहदे के हम काम कर रहे हैं ना, हम चाहे कोई माने न माने, कोई देखे न देखे, लेकिन पार्टी के साथ है। तो मेरे ख्याल से शेर अफजल मरवत साहब को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो सलमान अकरम राजा साहब सीनियर हैं, और दूसरा ये कि पार्टी डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करे, क्योंकि अब ये चीजें जो है ना, ये मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ इस तरह के वाकयात होना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझाइएगा कि अगर तीसरे मुज़ाकराती दौर के अंदर वो जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से हाथ खड़े कर देते हैं कि ये हमारा इख्तियार नहीं है, या हम जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर क्या अगले मुज़ाकराती सेशन तक जाया जाएगा या वहीं पे इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि जुडिशल कमीशन न बनाने का ये एकदम रिफ्यूज़ल आता है, रिफ्यूज करते हैं फौरी, या फिर ये कहते हैं कि जी हमें टाइम दिया जाए, तो उस हिसाब से हो सकता है। अदरवाइज तो देखें, जुडिशल कमीशन से कम पे तो हम भी नहीं आएंगे। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा तो फिर बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जो लोग जेलों में वो तो वैसे भी जेलों में, और जो जिनके साथ जो ज्यादतियां हुई, जुल्म हुआ, अगर उसकी बात नहीं हो सकती तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान इस चीज को मानेगा। वो तो अभी भी कहता है कि जी मुझे ना एनआरओ चाहिए, ना मैंने बनीगाला जाना है, ना मैंने नतिया गली जाना है, ना मैंने मुल्क से बाहर जाना है। तो क्या करना है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कहते हैं मैं यहीं पे ठीक हूँ, खुश हूँ, लेकिन मेरे वर्करों के साथ जो कुछ हो रहा है जुल्म ज्यादती ना हो। मुल्क के अंदर जो बार बार हवाला देता है बांग्लादेश का, उसका तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, मार्शाल्लाह ज़ियाउल का मार्शाल्लाह भी देखा है। उस वक्त मैं पीपल्स फेडरेशन का एक वर्कर था यूनिवर्सिटी में, और वो दौर भी हमने देखा, सख्तियाँ भी हमने देखी, लेकिन इस तरह की सख्तियाँ नहीं देखी। ना मुशर्रफ के दौर में इस तरह सख्तियाँ आई, ना उससे पहले आई। उससे पहले तो हम छोटे थे, हमने नहीं देखा, लेकिन ये दो मार्शाल्लाह जो है ना, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा। ये तो मार्शाल्लाह से भी ज्यादा सख्तियाँ हमने देखी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट के ऊपर आती है। अब ये हुकूमत ने जो इतने ब्लंडर किए हैं या इस खौफजदा है, मुझे जो लग रहा है कि वरना इसमें तो इनका भी फायदा है। अगर ये अपने आप को साफ समझते हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है, 9 मई को भी कुछ नहीं किया है, 26 नवंबर को भी कुछ नहीं किया है, ये जो कुछ किया है पीटीआई ने किया है, तो फिर बना दे सीनियर जजों पे मुश्तमिल कमेटी। हम तो उस वक्त भी डिमांड कर रहे थे जब ईसा फाइज थे, फाइज ईसा जो थे वो उसके थे, तो हम तो उस वक्त भी डिमांड कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखे इन चीज़ों को देखा जाए और तो फैसले जो है मुल्क के खातिर किए जाए। लेकिन हुकूमत खौफजदा लग रही है, मुझे बहुत खौफ है उनके अंदर।
अच्छा, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, कोई आप निगरान सेटअप देख रहे हैं मरकज में? ये तो अभी वो है चुमगुइयाँ होती है। अब ये तो डिपेंड करता है कि जो इस वक्त हाल है इस हुकूमत का, तो मैं तो समझता हूँ कि समझती हो कि बहुत बड़ा बोझ बनाया हमने अपने आप, लाइबिलिटी कर दी है ना, क्योंकि डिलीवर तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज भी सूरत हाल वही है। अब जब ग्रोथ रेट 2 पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं रहा है, और इससे पहले जो हम छोड़ के गए थे वो 6.2 पर छोड़ के गए थे। आज जो हालात है मईशत की, सिर्फ दावे हैं ना, पंजाब में भी दावे हैं। मरियम बीबी कहती है तरक्की हो रही है, और बस लैपटॉप तकसीम करके वो शायद ये समझती है कि जो नौजवान है उनके दिल जीते जा सकते हैं इस तरह। तो वो नौजवान तो आपको पता है कि लैपटॉप मरियम से लेते हैं, तस्वीर इमरान खान की लगाते हैं। तो मुझे तो कहीं पे भी इनकी तरक्की नजर नहीं आई। तरक्की तो मैं तब समझूंगा कि जिसमें एक आम मिडिल क्लास और गरीब आदमी जो है वो सर्वाइवल कर सकता हो। आज तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में देख रहा था परसों, तो 1,30,00,000 तो और गरीब हो गए हैं पाकिस्तान में। तो ये इन शहबाज स्पीड के दौर में कि जो बड़ा इसका नाम दिया, फिर पीपल्स पार्टी का रोल देखें, उनका भी ये हालात है। कराची में देखें, जो 2022 में BRT शुरू की थी, उस BRT का क्या असर हुआ? अभी तक वो BRT नहीं बनी, जबकि हमारे ऊपर इन्होंने कितनी तनकीद का एक तूफान मचा दिया था कि जी 6 महीने में इन्होंने BRT नहीं बनाई। तो अब तो इनके अपने जो है ना 3रा साल शुरू हो गया है। तो मसला ये है कि हम पे तनकीद करें, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस भी देखें। जब से हम आए, आप यकीन करें जी, 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई थी निगरान दौर में, और वो हम आए उसकी तनख्वाहें भी दे दी, लाइबिलिटीज भी क्लियर कर दिए। 30 अरब रुपए हमने जो कर्ज फंड है उसमें वापस कर दिए ताकि कर्जा जो है वो खत्म हो, और 40 अरब हमने पेंशन फंड को दिए। 20 अरब रुपए अलीमीन गंडापुर ने सेहत कार्ड के लिए दिए। 7 लाख लोगों का अब तक इलाज हो चुका है फ्री, उससे निगरान दौर गई है। तो ये कहते हैं परफॉर्मेंस क्या है भाई? आवाम के लिए करना है ना। अगर हमारे पास हालात ठीक ना होते तो हम कर्जा वापस तो नहीं करते। हमने कर्जा कितना लिया? 77 से लेके अब तक 725 अरब का कर्जा है टोटल खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, और हम आए 11 महीने हो गए, 30 अरब हमने वापस भी कर दिए। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और परफॉर्मेंस क्या होती है? सड़कें बन रही हैं, स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं। तो ये कौन सा दूध और शहद के नहर बहा रहे हैं हमें कि हम पे वहां पे तनकीद कर रहे हैं? हमारे साथ आके बैठे, हमें बताए कि हमने ये किया, आप ये नहीं कर रहे हैं। हमारे वहाँ भी जो अधूरी यूनिवर्सिटी थी वो भी बन रही है, कॉलेजेस भी बन रहे हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं। साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए बाकायदा मराद दी जा रही हैं, उनके लिए वो केयर होम बनाए जा रहे हैं, उसकी अप्रूवल हो गई है। जो गरीब माजूर अफराद हैं उनके लिए काम हो रहा है, उनको अभी 10-10 हज़ार रुपए वज़ीर आला की तरफ से रिसेंटली अभी दे दिए गए। और इसी तरह हर साल, हर महीने के लिए मुख्तलिफ इदारों को चीजें हवाले हो रही है और काम हो रहा है। अच्छा सर, एक चीज़, एक आखिरी सवाल ये कि आप कहते हैं मुज़ाकरात इनके साथ हो रहे हैं, देखा जाएगा क्या होगा। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर पैगाम लेके आए थे किसी और जगह शिफ्ट करने का। अब वो जो उनकी अहलिया के बारे में बातें हो रही हैं, खान साहब की वो ट्वीट तो आ गई है कि उनको इस पूरे अमल में मुलव्वस ना किया जाए। अब दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने कल कह दिया जी कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद के ऊपर उन्हें बनीगाला या कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब इससे तासुर क्या लें कि क्या ये मुज़ाकरात के अलावा भी कोई चीज़ें चल रही? देखिए, ये तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर कोई स्टेप उठाना चाहती है तो मेरे इल्म में नहीं है। राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट मैंने देखा है, क्योंकि हुकूमत तो देखे ना, एक तरफ कुछ डर भी रही है और पीटीआई का गुस्सा अफोर्ड भी नहीं कर पा रही है, और क्योंकि अपने हालात भी उनके खराब, और दूसरी तरफ वो शायद उनको इजाजत भी नहीं मिल रही होगी कि अपने करना क्या है। तो हुकूमत भी बुरी तरह फंस चुकी है। नून लीग तो मैं कहता हूँ सैंडविच बन गई होगी, इसलिए कि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है। और वो कहते हैं ना, वो पता नहीं क्या है, वो गिलास तोड़ा 12 आने का, कि पता नहीं क्या इस तरह की वो है, खाया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। तो इन्होंने जो है ना, इनको तो खुद समझ भी नहीं आ रही है, इनकी तो सियासत खत्म हो गई।
अब जो कुछ इनके साथ थोड़े बहुत लोग थे वो भी अब मायूस होके वापस हो गए। वोटर तो इनका खत्म हो गया है, जो इन्होंने हरकतें की है इस 2-3 सालों में। नवाज शरीफ तो जाके अब तो बैठ गया है, मेरे ख्याल से अब तो चिल्ला काटेगा, और उमर भी उनको चिल्ला काट ले तो अच्छा है। तो बाकी तो इनकी सियासत तो खत्म हो गई है, जरदारी की सियासत भी खत्म हो गई। अब देखिए ईमान सदर तक वो पहुंच गया है, अब बस वहां भी वो अल्लाह अल्लाह करेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि मजीद वो कोई सियासत के अमल में आ सके। और पीपल्स पार्टी देखें, सबसे बड़े जो जगह है सियासत का वो है पंजाब, मरकज है। वहां आप देखें कि वहां क्या सूरत हाल है। इस दफा जो मरियम बीबी की सीट है वो किस तरह हासिल की गई, नवाज शरीफ की सीट कैसे हासिल की गई। अब ये सारी चीजें आप देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर पंजाब में इनको ये हालात इस तरह करना पड़ा तो बाकी मुल्क के अंदर क्या होगा, इनकी क्या सूरत हाल, इनकी पोजीशन के हवाले से क्या हो सकती है। और दूसरा, इस हुकूमत के डरे हुए जो इकदामात हैं वो क्या कोई नया पेश खैमा साबित कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, इस वक्त देने के लिए। नाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।